ऑलराइट, सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यास्मीन सैयद ऑफिशियल। आज के लेक्चर में ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस का पार्ट 3 रिकॉर्ड हो रहा है। आज हम इम्यूनिटी समझेंगे। इम्यूनिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इम्यूनिटी में आप लोग के पास में दो बेसिस आ जाते हैं। दो बेसिस के ऊपर हम इसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट बेसिस हमारा ये है कि इम्यूनिटी कौन से टाइम पर प्रोवाइड हुई है। तो एक हो जाती है वो इम्यूनिटी जो फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ हमारे पास में होती ही है, जिसे हम कहते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। ये आप लोग के एनसीईआरटी में है और बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसके अंदर बेसिकली हम एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर भी आप लोग को इंक्लूडेड है। वो सब कुछ हम समझेंगे। एंटीबॉडीज क्या स्ट्रक्चर होता है उनका, कौन सी चेन्स होती है, हैवी चेन होती है, लाइट चेन होती है, पूरा स्ट्रक्चर डायग्राम आप लोग को डिटेल में समझाया जाएगा आज के लेक्चर में। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी कब आती है? थ्रू आउट द लाइफ, जो हम एक्वायर करते हैं बिकॉज ऑफ द कॉन्टैक्ट वी आर गेटिंग इन विद द वायरसेस और द कंटामिनेशन, या फिर हम कंटामिनेट हो रहे हैं, इन्वायरमेंट के साथ में कॉन्टैक्ट में आते हैं, तभी ये इम्यूनिटी हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती है। तो ये हो जाती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। दूसरा बेसिस इसका ये है डिवाइड करने का कि ये एक्चुअल में इम्यूनिटी हमारे बॉडी में आई कैसे। तो फर्स्टली ये दो तरीके से आ सकती है। अगेन यहाँ पर दो सब टाइप्स हो जाते हैं इम्यूनिटी के। फर्स्टली वो इस तरीके से आ सकती है कि कोई कंटामिनेशन के कॉन्टैक्ट में अगर हम आए हैं, कोई पैथोजन के कॉन्टैक्ट में आए हैं, तो हमारी बॉडी प्रोसेस करेगी और बॉडी में प्रोड्यूस होगा एंटीबॉडीज। ठीक है, तो मतलब हमारी बॉडी हार्ड वर्क करके, मेहनत करके एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती है और जो पैथोजन है उसके अगेंस्ट फाइट करती है। दूसरा होता है पैसिव इम्यूनिटी, जो हमें रेडीमेड इंजेक्ट किया जाता है या फिर रेडीमेड हमें मिलता है। लाइक फॉर एग्जांपल कोलोस्ट्रॉम हो जाता है जो मदर्स मिल्क में प्रेजेंट होता है, उसके अंदर रेडीमेड एंटीबॉडीज होते हैं जो इन्फेंट्स बेबीज को मिलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आपको पैसिव इम्यूनिटी का ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्नेक बाइट के टाइम पे जो आप लोग को एंटी वेनम का जो इंजेक्शन दिया जाता है, उसके अंदर हमारी बॉडी प्रिपेयर नहीं करती है एंटीबॉडीज, हमें रेडीमेड एंटीबॉडीज दी जाती है। तो ये इसके दो बेसिस हो जाते हैं। डिटेल एक्सप्लेनेशन आप लोग को लेक्चर में मिल जाएगा। एनसीईआरटी से डायरेक्ट रीडिंग हम कर रहे हैं और टेलीग्राम चैनल पे इसके डीपीपीज आप लोग को मिल जाएंगे पीडीएफ के फॉर्म में, जिसका मैं वीडियो सोल्यूशन भी अपलोड करने वाली हूं। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, गो एंड ज्वाइन दैट चैनल। और जो भी डीपीपीज आप लोग को मिलेंगे प्लीज उसे सॉल्व करो। यहां से नहीं मिल रहे हैं, कोई दूसरी जगह से मिल रहे हैं तो सॉल्व करो, लेकिन बायोलॉजी में एमसीक्यूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इजी टू डिफिकल्ट लेवल पर हम एमसीक्यूज करते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये चैनल पे आप लोग को मंथली जो एनालिसिस होता है बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उस बेसिस पे मैं वीडियो बनाती हूँ। उसके ऊपर बहुत सारे मेरे वीडियोस ऑलरेडी बन चुके हैं। यू कैन गो एंड वॉच इट फॉर योर फ्यूचर हेल्प। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। ऑलराइट, सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यास्मीन सैयद ऑफिशियल। आज के लेक्चर में हम इम्यूनिटी जो 8.2 नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, जिसके अंदर हम पूरे इम्यून सिस्टम के बारे में अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। फर्स्टली तो हमें ये समझना है कि इम्यूनिटी होती क्या है, उसके बाद में उसके क्या बेसिस पे हम उसको किस तरीके से डिवाइड करते हैं, उसके डिविजन समझेंगे। ठीक है, तो दो तरीके के दो बेसिस पे हम इसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट बेसिस होता है जिसके अंदर हम इसे इन्नेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में डिवाइड करते हैं। उसके अंदर क्या चीजें हैं, क्या एग्जाम्पल्स आप लोग को याद रखने हैं, ये सब आज के लेक्चर में we are going to study today. So let's begin. Immunity. Firstly, every day we are exposed to large number of infectious agents. ठीक है, तो हर रोज हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई infectious agents के साथ में, as we all know, एयर में भी काफी सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो हम ठीक है एयर इनहेल करते हैं, उसमें भी काफी सारे infectious agents, पैथोजेंस या फिर ऐसी चीजें जो हमारी बॉडी को कंटामिनेट करे या फिर हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करे, वो सारी चीजें एयर में प्रेजेंट होती है। हमने कोई पेन को टच किया, कोई रॉड टच कर ली, ठीक है, स्टेयर से उतरते टाइम जो हैंडल्स होते हैं उसको टच कर लिए, तो वो सारी चीजें कंटामिनेटेड कहीं ना कहीं होती ही है और हम उस कंटामिनेशन से कांटेक्ट में आते ही है। तो क्या हर एक कंटामिनेशन से कांटेक्ट में आने के बाद आप फीवर्स फील करते हो? क्या आपकी तबीयत खराब हो जाती है? क्या फिर आपको मेडिसिन लेनी पड़ती है, मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ती है? नहीं, हमारा दिन नॉर्मल गुजरता है अंटिल वी रीच अ पॉइंट जहां पे हमारा इम्यून सिस्टम रिएक्ट करता है और फिर हमें फीवर्स आते हैं, हम एक्चुअली में बीमार पड़ जाते हैं। तो ये कुछ पैथोजेंस होते हैं, कुछ डिजीज कॉजिंग होते हैं। उसके अलावा नॉर्मली हमारी बॉडी फाइट कर लेती है। तो जो फाइट करने का जो सिस्टम है, जैसे कि खाने को डाइजेस्ट करने के लिए वी हैव डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे कि ब्रीथ करने के लिए, रेस्पायर करने के लिए हमारे पास में रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीट करने के लिए, एक्सक्रीटा रिमूव करने के लिए, बॉडी से वेस्ट मटेरियल रिमूव करने से, सॉल्ट्स रिमूव करने के लिए हमारे पास में एक्सक्रीटरी सिस्टम है जिसके अंदर किडनी का रोल होता है। हमारे पास में टच सेंसिटिविटी, सेंसिबिलिटी, ये सारी चीजों को फील करने के लिए वी हैव न्यूरल सिस्टम। तो इस तरीके से हर तरीके के सिस्टम्स हमारे पास मौजूद होते हैं। उसी में एक और सिस्टम है इम्यून सिस्टम।
ऑलराइट, तो ये इम्यून सिस्टम करता क्या है, इम्यून सिस्टम का क्या रोल है, ये क्या होता है एक्चुअल में। तो इम्यून सिस्टम जो होता है वो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इम्यूनिटी क्या है, हमारी बॉडी की कैपेसिटी या एबिलिटी जिससे हम फाइट कर सकते हैं विद द एंटीजन या फिर कोई फॉरेन पार्टिकल या फिर कोई पैथोजन। इन सब चीजों से जब हमारी बॉडी फाइट करती है तो उसके अंदर सबसे ज्यादा जिसका रोल होता है वो होता है हमारा इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम में जो उसका रोल क्या है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। और आज हमारा टॉपिक इम्यूनिटी है कि इम्यूनिटी क्या होती है, किस तरीके की होती है। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि रोज हम कांटेक्ट में तो आते हैं लेकिन सब चीज हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को ट्रिगर नहीं करती। क्यों नहीं करती, तो लेट्स लर्न अबाउट इट। ओके, एवरी डे वी आर एक्सपोज्ड टू लार्ज नंबर of infectious agents. However, only a few of these exposures result in disease. जैसे मैंने बताया, हर एक एक्सपोजर, हर एक कॉन्टैक्ट से हमें डिजीज नहीं होती। हम ऐसे अनजाने में या फिर नहीं पता होता है तभी हम कंटामिनेटेड हाथ हो जाता है हमारा और हम उससे ठीक है नोज पे हाथ लगा लेते हैं, फेस पे हाथ लगा लेते हैं, इवन आईज में हाथ लगा लेते हैं, जिसके थ्रू कंटामिनेशन तो हो जाता है लेकिन वो चीजें फाइट कर लेती है। ठीक है, वो चीजों से फाइट हो जाता है हमारी बॉडी का, लेकिन कुछ चीजें होती है जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को ट्रिगर करती है। तो इसका आंसर ये है व्हाई। इसका क्वेश्चन यहाँ पर जो पूछा है आप लोग को, however only a few of these exposures result in disease. Why so? Why? Because जो नॉर्मली जो पैथोजेंस होते हैं, इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं, उससे हमारी बॉडी फाइट कर लेती है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट बॉडी इज एबल टू डिफेंड इटसेल्फ फ्रॉम मोस्ट ऑफ दीज फॉरेन एजेंट्स। तो ये फॉरेन एजेंट से हमारी बॉडी हमें डिफेंड कर सकती है। कैसे कर सकती है? दिस ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स कन्फर्ड बाय इम्यून सिस्टम। कन्फर्ड बाय इम्यून सिस्टम मतलब ये जो प्रोवाइड होता है बिकॉज ऑफ द इम्यून सिस्टम, दिस इज कॉल्ड एज इम्यूनिटी। तो बेसिकली इम्यूनिटी क्या चीज है, जो हमारा इम्यून सिस्टम हमें प्रोवाइड कर रहा है वो होता है इम्यूनिटी। अब ये इम्यूनिटी क्या चीज है, जो एबिलिटी टू fight with the disease causing organism or to defend the host body from the disease causing organism। डिफेंड कर रहे हैं हम एक तरीके से, उसे कहते हैं हम इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी के दो टाइप्स है, पहला है इनेट इम्यूनिटी, दूसरा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब इसको डिवाइड कैसे किया गया है, कौन से बेसिस पे किया गया है मैम? तो देखो, जो इम्यूनिटी होती है दो तरीके की हमें समझ आ गई है, एक होती है इनेट, एक होती है एक्वायर्ड। अब ये क्या है ये बाद में समझेंगे, लेकिन इसे डिवाइड किस बेसिस पे किया गया है, किस बेसिस पे इसके सब टाइप्स बनाए गए हैं। तो फर्स्टली इसका बेसिस ये है कि ये कौन से टाइम पर हमारे पास में आई है, मतलब हमारे थ्रू आउट द लाइफ स्पैन ये कौन से टाइम पर हमारे बॉडी के अंदर ठीक है एक्टिवेट हुई है, प्रेजेंट हुई है, कब बेसिकली इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ। तो पहला होता है फर्स्ट वी हैव इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी से समझ लो इनेट इनबॉर्न, इनेट इनबॉर्न या फिर इनबिल्ट, जो हमारी बॉडी में इनबिल्ट होती है या फिर जो हमें ठीक है फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। एक्वायर्ड एज द नेम सेज कि एक्वायर्ड मतलब हमें हासिल हुई है, ठीक है, हमने उसको एक्वायर किया है थ्रू आउट अवर लाइफ। हम उसे एक्वायर करते हैं, कैसे एक्वायर करते हैं? जब भी कोई ठीक है अननोन पैथोजन के कांटेक्ट में आते हैं तभी हमारे बॉडी जो ट्रिगर करके एंटीबॉडीज बनाता है तो उस पर्टिकुलर पैथोजन के लिए हमारी बॉडी रेडी हो जाती है, तो वो इम्यूनिटी हो जाती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब इस सबको हम डिटेल में समझेंगे। फर्स्टली वी हैव इनेट इम्यूनिटी। फर्स्टली वी हैव इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी इज अ नॉन स्पेसिफिक टाइप। नॉन स्पेसिफिक टाइप का मतलब ये है कि क्या ये सिर्फ पोलियो के लिए है, क्या ये सिर्फ ट्यूबरक्लोसिस के लिए है? नहीं। क्या ये सिर्फ निमोनिया के लिए है? नहीं, ये कॉमन पैथोजेंस के लिए है। ठीक है, कोई भी पैथोजन से लिए, कोई भी पैथोजन के जब हम कांटेक्ट में आते हैं तो सबसे पहले जो बॉडी में हमारे एक्टिवेट होती है इम्यूनिटी, जो फाइट करने की कोशिश करती है, वो होती है इनेट इम्यूनिटी, जो कि कैसी है, जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ, और ये नॉन स्पेसिफिक टाइप की है। तो ये ऐसे सोल्जर्स है हमारी बॉडी के जो कोई एक पर्टिकुलर क्रिमिनल के लिए नहीं बने हैं। ये नॉर्मल कोई भी क्रिमिनल दिख रहा है उसकी इन्वेस्टिगेशन करो, उसको पकड़ो, उसको मारो, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर टाइप का जो हमारे पास में सोल्जर है जिसे हम इम्यूनिटी कह रहे हैं, ये कैसा है? नॉन स्पेसिफिक टाइप का है, ठीक है। दैट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ हमारे पास में होता है। दिस इज अकम्प्लिश्ड बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर्स, मतलब कि हमारे पास में हमारी बॉडी में अलग अलग जगह पर अलग अलग चेक पॉइंट्स बने हुए हैं या फिर बैरियर्स बने हुए हैं जिसके थ्रू हम प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंशन होता है कोई भी फॉरेन पार्टिकल का या तो कंटामिनेट में कांटेक्ट में आना या तो फिर उसे एक्टिवेट होने से बचाने के प्रिवेंशन के लिए ये फिजिकल बैरियर्स, ये सारे बैरियर्स होते हैं, ठीक है। टू द एंट्री ऑफ फॉरेन एजेंट्स इनटू आवर बॉडी, बॉडी में एंटर करने पर ही एक तरीके से गेट बन के खड़े हैं कि वहां पर ही उसको स्टॉप कर दे, ठीक है। इनेट इम्यूनिटी कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ बैरियर्स, ठीक है। तो इसके अंदर 4 तरीके के बैरियर्स आ जाते हैं, जिसके अंदर पहला है फिजिकल बैरियर। फर्स्ट
फर्स्ट इज फिजिकल बैरियर्स, नेक्स्ट वी हैव फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, थर्ड इज सेल्यूलर बैरियर्स और फोर्थ हो जाता है साइटोकाइन बैरियर्स। तो ये सब आज हम समझेंगे। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन, दैट इज फिजिकल बैरियर्स। ऑल राइट, ठीक है। तो स्किन ऑन अवर बॉडी, अब ये फिजिकल बैरियर्स क्या होता है? जैसे कि स्किन ऑन अवर बॉडी इज द मेन बैरियर विच प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, म्यूकस कोटिंग ऑफ एपिथेलियम लाइनिंग द रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट्स आल्सो हेल्प इन ट्रैपिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटरिंग अवर बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ नहीं आया होगा, ठीक है। तो हम वापस से समझते हैं। देखो स्किन ऑन अवर बॉडी, देखो इसको एक तरीके से इमेजिन करो, अगर हमारी बॉडी पे स्किन नहीं होती, डायरेक्ट ब्लड या फिर फ्लैश विजिबल होता, अपैरेंट होता, तो क्या वो सही होता? नहीं, क्योंकि हमारे जो बॉडी में जो ब्लड है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है एयर के साथ, राइट। और जब ब्लड डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है तो पैथोजन तो आराम से कांटेक्ट में आ जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ब्लड कैसा है? लिक्विड है। दूसरा, ब्लड कैसा होता है? डीकेइंग नेचर का होता है। जब वो एयर के साथ कांटेक्ट में रहता है तो डीके होता है। बिकॉज तो बेसिकली जो स्किन हमारी बॉडी पे है वो एक तरीके से कवच है, कवर की तरह, शील्ड की तरह हमारी बॉडी पर है। जहां पर भी आप देखो, आप लोग को कभी वुंड आता है, कहीं पर मार लगती है, तो वो जगह को हम या तो कोई बेटाडीन या फिर कोई ऑइंटमेंट से हम उसे कवर रखते हैं, या तो फिर उसके ऊपर हम टेप लगाते, ठीक है, पट्टी करके रखते हैं। तो वैसा क्यों करते हैं? हम उसे कवर क्यों करते हैं? ताकि वो कांटेक्ट में ना रहे एयर के साथ, ठीक है। दूसरा, वो इन्फेक्शन ना पकड़ ले, ठीक है। तीसरा, कि वो कोई डर्ट ना लगे उसके ऊपर, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, कोई डर्ट ना लगे। तो ये सारे रीजंस होते हैं, इसलिए हम अपने वुंड को कवर रखने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो ये स्किन जो है एक तरीके से हमारी शील्ड की तरह काम कर रही है। दूसरा, इट इज द मेन बैरियर विच प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते नहीं है बिकॉज ऑफ द स्किन वी हैव। म्यूकस कोटिंग, म्यूकस का देखो, जहां पर म्यूकस का नाम आ रहा है ना, जहां पर जो भी चैप्टर में, ये समझ लो कि म्यूकस मतलब एक तरीके से फॉरेन पार्टिकल्स या फिर कोई भी पार्टिकल हो, कोई भी तरीके का हमारे बॉडी का भी पार्टिकल हो, उसे ट्रैप करने के काम आ रहा है। तो म्यूकस आप लोग को कहां मिलता है? सबसे पहले रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मिलता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब आप लोग के जो नेजल पैसेज से जो ट्रैकिया आता है, फेरिंग्स, लैरिंग्स आता है, ये सब के थ्रू जो हमारे लंग्स तक के पूरा जो डिवीजन हुआ है, सब में आप लोग का म्यूकस क्यों प्रेजेंट होता है? ताकि फॉरेन पार्टिकल्स, जो बाहर से जो पार्टिकल्स आ रहे हैं, उसके अंदर पैथोजन हो, डर्ट पार्टिकल्स हो, डस्ट हो, कुछ भी हो, वो सब कुछ एक तरीके से कवर हो जाए, ठीक है, ट्रैप हो जाए। तो ये हमारा मेन मोटो होता है फॉर हैविंग म्यूकस इन आवर बॉडी। तो म्यूकस कहां का प्रेजेंट है? कोटिंग ऑफ द एपिथेलियम लाइनिंग द रेस्पिरेटरी, मतलब जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो मेन पहला लेयर है स्किन का, दैट इज द एपिथेलियल लेयर ऑफ द स्किन, ठीक है, जिसे हम एपिथेलियम के नाम से जानते हैं। उसमें क्या प्रेजेंट होता है? म्यूकस प्रेजेंट होता है। ये रेस्पिरेटरी में मिलेगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में मिलेगा। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकस का क्या रोल है? तो यस, जो सीलिएटेड एपिथेलियम आप लोग को इंटेस्टाइन में मिलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहां पर, ठीक है, पार्टिकल्स को ट्रैप करने के लिए म्यूकस होना जरूरी है। तो वहां पर अगेन म्यूकस का रोल हो जाता है। दूसरा हो जाता है यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में, एज वी ऑल नो, वी हैव म्यूकस ओवर देयर, ताकि कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स रहे तो उसके अंदर ट्रैप हो जाए। दूसरा, इन फीमेल्स अगर देखेंगे तो जेनाइटल ट्रैक्ट जो है, जो यूट्रस से फैलोपियन ट्यूब से आता है, वहां पर अगेन म्यूकस प्रेजेंट होता है, ताकि जो एग है वो ट्रैप रहे और म्यूकस के साथ ही ट्रैवल करे। ऑल्सो हेल्प इन ट्रैपिंग माइक्रोब्स एंटरिंग अवर बॉडी। तो ये जो म्यूकस होता है, मेन बैरियर की तरह एक्ट करता है, ट्रैपिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल होता है। तो ये म्यूकस कहां मिलते हैं? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है, इन दी नेजल पैसेज, ट्रैकिया, ठीक है, ट्रैकियोल्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, वी ऑल नो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। Next we have physiological barriers. Acid in the stomach, saliva in the mouth, tears from eyes, all prevent microbial growth. देखो, हमारे जो माउथ के अंदर सलाइवा होता है, वो भी नेचर ने कैसा बनाया है? नेचुरली हमारे पास में कैसा है कि उसके अंदर एक तरीके से ट्रैपिंग और माइक्रोबायल ग्रोथ को अवॉइड करने की जो केमिकल्स होते हैं या फिर जो एंटीबॉडीज होती है, वो ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। तो ये कहाँ मिलता है? सलाइवा इन द माउथ, ठीक है, माइक्रोबायल ग्रोथ को अवॉइड करता है, उधर ही स्टॉप कर देता है, प्रिवेंट करता है। टीयर्स फ्रॉम आईज, अगेन ये कैसे होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं। और एसिड इन द स्टमक, भारी एसिड होता है, पीएच लेवल बहुत कम होता है हमारे स्टमक एसिड का। तो ये सारे जो एसिड होते हैं, काफी मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स को वहां ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं, एक्सेप्ट फॉर दोज ऑर्गेनिजम्स जो कि एसिडिक इन्वायरमेंट में ही रहते हैं, ठीक है। उन्हें छोड़ के बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स को, पैथोजन हो, कुछ भी हो, उसे ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। तो ये एसिड जो होता है स्टमक का, अगेन इसका पीएच बहुत कम होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। दूसरा, सलाइवा इन द माउथ। ये सारे एग्जांपल्स आप लोग को याद रखने हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग को कहीं पे भी मैच द कॉलम में पूछ सकता है, सलाइवा इन द माउथ, एसिड इन द स्टमक आर विच टाइप ऑफ बैरियर? तो ये हो जाएगा फिजियोलॉजिकल। अब इसे हम फिजियोलॉजिकल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारी ये फिजियोलॉजी में प्रेजेंट है, राइट। फिजियोलॉजी, अब फिजियोलॉजी में कैसे प्रेजेंट है?
फिजियोलॉजी में कैसे प्रेजेंट है? बिकॉज एक तो हमारे पूरे प्रोसेस के थ्रू ये निकल रहा है, जैसे कि स्टमक में डाइजेशन होता है वो टाइम पे एसिड निकलता है। दूसरा माउथ के अंदर प्रोसेस चलता है तभी सलाइवा निकलता है, बिना वजह, ठीक है, अननेसेसरीली सलाइवा नहीं होता। दूसरा टीयर्स फ्रॉम आइज, अगेन एक प्रोसेस फॉलो होता है तो टीयर्स आते हैं। तो ये सारे फिजियोलॉजिकल हो गए जो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हैं, ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है, प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? दे अवॉइड व्हाट? प्रिवेंट माइक्रोबायल ग्रोथ, ये हो जाता है। नेक्स्ट वी हैव सेल्यूलर बैरियर्स। सेल्यूलर बैरियर्स क्या हो जाते हैं? द WBCs आर ऑल इंक्लूडेड इन सेल्यूलर बैरियर्स, ठीक है। तो ये अगेन बहुत बेसिक है। सर्टेन टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स, ल्यूको रिलेटेड टू व्हाइट, आई ऑलवेज ब्रेक द वर्ड्स फॉर यू ऑल ताकि आप लोग को वर्ड्स का मीनिंग हमेशा याद रहे, बिकॉज ल्यूकोसाइट्स, मोनोसाइट्स, ठीक है, एरिथ्रोसाइट, ये सारे वर्ड आप लोग याद तो कर लोगे, लेकिन इसका मीनिंग क्या है? जैसे कि एरिथ्रोसाइट, साइट जहां पर भी आ रहा है, जो भी साइट रहे, ऑस्टियोसाइट रहे, मतलब ये होता है सेल्स, साइट्स यानी सेल्स, साइट यानी सेल, ठीक है। ल्यूको मतलब व्हाइट, तो जो व्हाइट सेल्स होती है बेसिकली दैट इज द WBC, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स ऑफ आवर बॉडी, लाइक पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स है। पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर, पॉली मतलब मैनी, डिफरेंट, ठीक है, मॉर्फो मतलब स्ट्रक्चर, अलग अलग स्ट्रक्चर होंगे उसके, किस चीज के? न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, ऐसे ल्यूकोसाइट्स जिसके अंदर के जो न्यूक्लियस है अलग अलग शेप्स के होते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है यूजिनोफिल्स, बेसोफिल्स, बहुत सारे हो जाते हैं जिसे हम PMNL न्यूट्रोफिल्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर अगेन हमारे पास जो न्यूक्लियस होते हैं ये पर्टिकुलर व्हाइट ब्लड सेल्स के, ये कैसे होते हैं? अलग स्ट्रक्चर्स के बने होते हैं, न्यूक्लियर रिलेटेड टू न्यूक्लियस। तो ऐसे जो ल्यूकोसाइट्स होंगे दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? PMNL न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। दीज आर द ल्यूकोसाइट्स। एंड नेक्स्टली वी हैव मोनोसाइट्स एंड नेचुरल किलर। मोनोसाइट्स सबसे बिगेस्ट साइज के होते हैं, ये आप लोग को पता होना चाहिए, राइट। मोनोसाइट्स कैसे होते हैं? लार्जेस्ट होते हैं, साइज, लार्जेस्ट इन साइज, ठीक है। एंड नेचुरल किलर्स, देखिए, दैट इज द टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स, ठीक है, इन द ब्लड, एज वेल एज मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस बड़े वाले वो होते हैं, ट्रैपिंग एजेंट्स होते हैं जो पैथोजन को ट्रैप करते हैं। मैक्रोफेजेस इन टिश्यूज कैन फैगोसाइटोस, फैगोसाइटोस को क्या मतलब होता है? इनगल्प कर लेना, ठीक है, उसको पूरा इनगल्प कर लेते हैं, उसको पूरा खत्म कर देते हैं। मतलब ये जो आप लोग का अगर समझो, दिस इज द मैक्रोफेज, यहाँ पर कोई फॉरेन पार्टिकल प्रेजेंट है तो उसको इस तरीके से वो कवर करेगा, इस तरीके से कवर करेगा, फिर यहां से कवर करेगा पूरा, और फिर फाइनली वो अंदर की तरफ बरीड हो जाता है और वहां पे जाके उसका फैगोसाइटोसिस हो जाता है। फैगोसाइटोसिस मतलब डिस्ट्रक्शन हो जाता है, पूरे केमिकल के उसके छितर पितर हो जाते हैं। तो जिसका ये जो भारी एंटीबॉडी, जो भारी इम्यूनिटी हमारे अंदर प्रोवाइड की हुई है, ये किस में आती है? इननेट इम्यूनिटी में। ऑलरेडी हमारी बॉडी में मैक्रोफेजेस, ठीक है, जगह जगह पे सोल्जर्स लाइक दिस WBCs, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, PMNL न्यूट्रोफिल्स, ये सब प्रेजेंट होते हैं। ये सब किस में आते हैं? इननेट इम्यूनिटी में आते हैं। एंड दे डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स। तो यू ऑल कैन सी कि नेचुरली हमारे पास में किस तरीके से भारी किस्म की इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है। दूसरा हो जाता है साइटोकाइन बैरियर्स। नेक्स्ट इज साइटोकाइन बैरियर्स। नाउ व्हाट इज साइटोकाइन? Virus infected cells secrete proteins called interferons which protect non-infected cells from further viral infection। देखो, हमारे पास में जो हर एक बॉडी का हर एक सेल है उसे एक तरीके से साइन दी हुई है, सिग्नल्स दिए हुए हैं कि अगर तुम इन्फेक्टेड हो जाओ, अगर तुम्हें, ठीक है, जो क्रिमिनल है अगर वो तुम्हें शूट कर दे, तुम्हें गोली मार दे, तो तुम्हें क्या साइन देना है कि हम भी अलर्ट हो जाए, हम इन्फेक्ट होने से बच जाए, तो हमें कुछ साइन देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि एंटीबॉडीज क्या है, एक तरीके से सोल्जर है, और जो पैथोजन है दैट इज द क्रिमिनल। तो जो हमारे वायरस इन्फेक्टेड सेल होते हैं उसके अंदर तो वायरस हो गया, पैथोजन हो गया, वो सेल कैसे हो गए? पूरे वायरस के अंडर कंट्रोल हो गए। वो क्या करेंगे, लेकिन नेचुरली वो क्या करेंगे? सिक्रीट करेंगे कुछ तरीके के प्रोटीन्स, और इसे हम क्या कहते हैं? इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स क्या है? एक तरीके के ऐसे सिग्नल प्रोटीन्स भी इसे हम कह सकते हैं जो दूसरे सेल को सिग्नल दे रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं कि मैं इन्फेक्टेड हो गया हूं, नाउ बी अलर्ट, ठीक है, इन्फेक्टेड नहीं होना है, विच प्रोटेक्ट द नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन। तो ये हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके की इम्यूनिटी ऑलरेडी प्रेजेंट है। सो नाउ दिस वाज द टाइप ऑफ इनेट इम्यूनिटी। 4 तरीके के बैरियर्स आप लोगों को विद एग्जांपल्स याद रखने हैं। इसके क्वेश्चंस आप लोगों को अगर नहीं मिल रहे हैं तो खुद ही टेक्स्ट बुक पे हाथ रख के आप लोगों को बार बार रिवाइज करना है। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में क्या आ जाता है? टीयर्स फ्रॉम आइज, सलाइवा इन योर माउथ, और दूसरा आ जाता है एसिड स्टमक, ठीक है, जो स्टमक में एसिड प्रेजेंट होता है। फर्स्टली हमारे पास में फिजिकल बैरियर्स थे। फिजिकल बैरियर्स में हमने क्या देखा? वी हैव स्किन, म्यूकस कोटिंग है हमारी बॉडी में, ठीक है, ये सारे क्या हो जाती है? फिजिकल बैरियर्स हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा हो जाता है फिजियोलॉजिकल, मैंने बताया। थर्ड है सेल्यूलर, सेल्यूलर में क्या आ जाते हैं? WBCs, मैक्रोफेजेस, और फिर लास्ट में है साइटोकाइन बैरियर्स, जो प्रोटीन्स रिलीज, इंटरफेरॉन्स रिलीज होते हैं जो बाकी सेल्स
सेल्स को सिग्नल देते हैं कि इन्फेक्शन फैल चुका है एंड द सेल इज इन्फेक्टेड, सो यू ऑल गेट अलर्ट एंड ठीक है प्रिवेंट योरसेल्फ फ्रॉम इन्फेक्शन, फ्रॉम फर्दर इन्फेक्शन, ताकि बॉडी बची रहे। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये सब हमारी बॉडी में फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ प्रेजेंट होता है, राइट। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो हमारी बॉडी एक्वायर करती है थ्रू आउट द टाइम। लेट्स बिगिन। एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑन द अदर हैंड इज पैथोजन स्पेसिफिक। पहला डिफरेंस याद रखने हैं, डिफरेंस सारे। पहला आप लोग को क्या पढ़ाया गया था इनेट इम्यूनिटी में कि पैथोजन नॉन स्पेसिफिक होता है। ये नॉन स्पेसिफिक मतलब ना तो ये पोलियो के लिए बना है, ना तो ट्यूबरक्लोसिस के लिए बना है, ना तो निमोनिया के लिए बना है, ना कोलेरा, ना टाइफाइड। ये सब एक कॉमन ठीक है एंटीबॉडीज है, क्या कॉमन तरीके से आपकी बॉडी में प्रेजेंट होती है। दूसरी हो जाती है पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। पैथोजन स्पेसिफिक मतलब कि ये पर्टिकुलर डिजीज के लिए ये वाले टाइप के सोल्जर्स काम करेंगे, मतलब कि हर एक पर्टिकुलर क्रिमिनल के लिए अलग सेट ऑफ सोल्जर्स प्रेजेंट है, रेडी है। जैसे कि हमने सुना है कि निमोनिया होता है तो हम कुछ इंजेक्शंस देते हैं, पोलियो को अवॉइड करने के लिए हम कुछ वैक्सीनेशंस देते हैं जो हमारी बॉडी को क्या करती है, एक्टिवेट करती है, ट्रिगर करती है। तो फिर जब भी पोलियो वाले ऑर्गेनिज्म पैथोजन के साथ में अगर हम कांटेक्ट में आएंगे तो हमारी बॉडी के वो पर्टिकुलर सेट ऑफ सोल्जर्स एक्टिवेट हो जाएंगे और वो वायरस से फाइट कर लेंगे। तो ये कैसे हो जाता है, पैथोजन स्पेसिफिक हो जाता है। ठीक है, जो पोलियो के लिए सोल्जर्स है, जो एंटीबॉडीज है, जो इम्यूनिटी है, वो ट्यूबरक्लोसिस के लिए काम नहीं करेगी, और जो ट्यूबरक्लोसिस की है वो टाइफाइड के लिए काम नहीं करेगी। तो ये कैसा हो जाता है, अगेन पैथोजन स्पेसिफिक। नेक्स्ट व्हाट इट इज रिटन, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। मतलब जैसे कि हमने बताया पोलियो में हम पहले ही बच्चे को वैक्सीनेशन दे देते, तो वैक्सीनेशन में बेसिकली क्या होता है, वैक्सीनेशन में वी हैव डीनेचर्ड, रिमेंबर दीज वर्ड्स, डीनेचर्ड पैथोजन होता है या तो फिर किल्ड पैथोजन होता है। कैसे पैथोजन हम इंजेक्ट करते हैं बॉडी में, हम पैथोजन इंजेक्ट करते हैं। यस, ये आप लोग को समझना है ये क्यों प्रोसेस ऐसा किया जाता है। हम या तो किल्ड पैथोजन देते हैं बॉडी में या तो फिर डीनेचर्ड देते हैं। डीनेचर्ड मतलब आधा मरा हुआ, ठीक है, तो आधा उसका काम कर रहा है जिसके थ्रू वो कांटेक्ट में एक्टिवेट कर ले बॉडी को, लेकिन उसको कंट्रोल नहीं करे, ठीक है, डिजीज नहीं करे। तो ये होता है डीनेचर पैथोजन, हैंडीकैप पैथोजन होता है। तो इस तरीके से हम वैक्सीनेशन में ये चीजें इंजेक्ट कर रहे होते हैं बॉडी में, जिसकी वजह से अगर आप देखो तो बेबीज उसके बाद में फीवर्स उन्हें दिखाई देते, फीवर सिम्टोमेटिक हो जाते हैं। तो ये सब क्यों होता है, बिकॉज बॉडी में इम्यूनिटी फाइट बैक करती है, ट्रिगर हो जाती है। ऑलराइट, सो नेक्स्टली इससे क्या होता है, ये मेमोरी बेसिस पे होता है। तो फर्स्ट पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, पैथोजन स्पेसिफिक है, पैथोजन स्पेसिफिक। फर्स्ट पॉइंट पैथोजन स्पेसिफिक है। दूसरा ये चीज इंपॉर्टेंट है कि ये मेमोरी बेसिस पे होता है, मेमोरी बेस्ड होता है। पैथोजन स्पेसिफिक क्यों बताया मैंने, एक पर्टिकुलर पैथोजन के लिए एक सेट ऑफ एंटीबॉडीज या फिर इम्यून सिस्टम रेडी है। मेमोरी बेस्ड क्यों है, क्योंकि एक बार अगर पोलियो के वैक्सीनेशन जब उससे लग जाता है, मतलब वो एक तरीके से पैथोजन के कांटेक्ट में आ रहा है, या तो किल्ड हो या तो डीनेचर्ड हो, लेकिन कांटेक्ट में तो आ रहा है। उसके बाद में अगर रियल पैथोजन के कांटेक्ट में आ जाता है पोलियो के, तो भी उसकी बॉडी काम कर जाएगी, बिकॉज ऑलरेडी जो इम्यून उसके अंदर प्रेजेंट है वो इम्यून्स के जो भी WBCs है, एंटीबॉडीज है, वो याद रखते हैं, वो पर्टिकुलर ठीक है जो पैथोजन है उसे याद रखते हैं कि इसका ये स्ट्रक्चर था, यही वो क्रिमिनल था जिसके साथ में पहले हमने अपनी पूरी एंटीबॉडीज रेडी की थी। तो फटाफट से उसे फाइट करते हैं और वो फिर डिजीज उसे होने से बच जाती है, प्रिवेंट हो जाती है। तो ये मेमोरी बेस्ड होता है। यस, एंटीबॉडीज भी मेमोरी बेस्ड होती है, केमिकल्स याद रखते हैं, जो पर्टिकुलर पैथोजन है उसका स्ट्रक्चर याद रखते हैं और उसके साथ में फिर नेक्स्ट टाइम कॉन्टैक्ट में आने पे लड़ लेते हैं। ठीक है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। दिस मींस व्हेन आवर बॉडी एनकाउंटर्स अ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम इट प्रोड्यूसेस अ रिस्पांस। एक रिस्पांस प्रोड्यूस होता है, मतलब कि वो टाइम पर नई एंटीबॉडीज बनती है कि फर्स्ट टाइम आ रहा है, मतलब ये नया क्रिमिनल कोई दिखने में आ रहा है, कोई नया पैथोजन है, तो अभी इसके लिए कोई एंटीबॉडीज प्रिपेयर करो। तो वो जो प्रिपरेशन है उसको फाइट करने के लिए वो हो जाता है एक तरीके का रिस्पांस, जिसे हमने नाम दिया है प्राइमरी रिस्पांस, विच इज ऑफ लो इंटेंसिटी। क्योंकि फर्स्ट टाइम होता है ना, हम फर्स्ट टाइम उसके स्ट्रक्चर समझ रहे होते हैं कि किस तरीके से एक्ट करेगा, वी डोंट नो, कि किस तरीके से फाइट करेगा, बॉडी को डिजीज करेगा, वी डोंट नो। तो वो जो प्राइमरी रिस्पांस होता है लो इंटेंसिटी का होता है, इतने ट्रेंड नहीं होते हैं एंटीबॉडीज वो टाइम पे। सब्सिक्वेंट एनकाउंटर, सब्सिक्वेंट मतलब उसके बाद में दूसरी बार, तीसरी बार, बहुत बार अगर एनकाउंटर होता रहता है विद द सेम पैथोजन, elicits a highly intensified look at how our nature has maintained and designed our body। अब कैसा नेक्स्ट टाइम जो सब्सिक्वेंट एनकाउंटर होगा उसमें हमारी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करेगी, बेस्ट रिएक्शन होगा। elicits मतलब फटाफट से एकदम सडन रिस्पॉन्स होगा, ऑफ हाईली इंटेंसिफाइड मतलब एंटीबॉडीज बहुत कम टाइम में हाई इंटेंसिटी का ठीक है फाइट बैक करेगी, डिफेंस करेगी। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इंटेंसिफाइड सेकेंडरी और एनेमनेस्टिक रिस्पॉन्स। एनेमनेस्टिक क्यों कहा गया, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड है।
एनामनेस्टिक मतलब मेमोरी बेस्ड रिस्पॉन्स, ठीक है। दिस इज ascribed टू द फैक्ट दैट आवर बॉडी अपीयर्स टू हैव मेमोरी ऑफ द फर्स्ट एनकाउंटर। तो ये जो हमारे पास में ये जो पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन आया कि ये नया पैथोजन था, इसके रिस्पॉन्स में जो प्राइमरी रिस्पॉन्स आया है वो लो इंटेंसिटी का है, एंटीबॉडीज इतनी ज्यादा एक्टिव ट्रिगर नहीं हुई। दूसरी बात, सब्सिक्वेंट कॉन्टैक्ट में आने के बाद में जो इम्यूनिटी प्रोवाइड हुई, जो इम्यून सिस्टम रेडी हुआ, एंटीबॉडीज रेडी हुई इस पर्टिकुलर पैथोजन के लिए, वो गजब की है। वो बहुत शानदार तरीके से उन्होंने उसको किल किया, डिफेंड किया अपनी बॉडी को। तो ये जो लो इंटेंसिटी से हाई इंटेंसिटी का जो ट्रांजिशन है, ये चीज, ये ऑब्जर्वेशन हमें प्रूफ देता है कि जो एंटीबॉडी होती है वो मेमोरी बेस पर फाइट करती है, ठीक है। तो अंडरस्टैंड दी एनसीईआरटी, कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश ही नहीं है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड मेमोरी बेस्ड क्यों कहा गया, क्योंकि हमारे पास में ये ऑब्जर्वेशन आया है लो इंटेंसिटी से हाई इंटेंसिटी पर कैसे हमारी एंटीबॉडीज, हमारा इम्यून सिस्टम ट्रांसिट करता है बिकॉज ऑफ द सब्सिक्वेंट कॉन्टैक्ट्स, ठीक है, सब्सिक्वेंट एनकाउंटर्स। समझ आया यहां तक? नेक्स्ट, the primary and secondary immune responses are carried out with the help of two special types of lymphocytes, ठीक है। दो तरीके के special type of lymphocytes present होते हैं in our body, in our blood, that is the B lymphocyte and T lymphocyte। देखो, जो primary और secondary responses acquired immunity में WBCs होते हैं और lymphocytes होते हैं। lymphocytes जो lymph nodes से basically बन रहे हैं। lymph nodes क्या होते हैं? lymph nodes checkpoints होते हैं। वो particular part है जहां से, ठीक है, एंटीबॉडीज क्रिएट हो रही है, लिम्फोसाइट्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। सो दीज आर दी बेसिकली दी एंटीबॉडीज की कहां से बन के आते हैं? लिम्फ नोड से बनकर आते हैं। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है थाइमस भरपूर लिम्फोसाइट्स और एंटीबॉडीज बनाता है। तो थाइमस इज एक्चुअली द इम्यून ग्लैंड ओनली, ठीक है। तो ये किस काम आ रहे हैं? प्राइमरी रिस्पॉन्स, सेकेंडरी रिस्पॉन्स, दोनों किस तरीके से बन रहा है? बिकॉज ऑफ द टू स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स, दैट इज द बी एंड द टी लिम्फोसाइट। All right, the B lymphocyte produce an army of proteins in response to pathogens into our blood to fight with them. These proteins are called antibodies. तो basically antibodies क्या होते हैं? Proteins होते हैं। So the primary and secondary immune responses are carried out with the help of two special types of lymphocytes. So there are two special types of lymphocytes. What do you mean by lymphocytes? Lymphocytes, lymph related to the lymphatic fluid, the lymph that we फाइंड इन अवर बॉडी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? लिम्फ। और लिम्फ हमको कहाँ मिलता है? लिम्फेटिक टिश्यू में मिलता है, ठीक है। इसके अंदर क्या मिलता है? लिम्फेटिक फ्लूइड मिलता है। तो वो लिम्फ्स हो जाते हैं और इसके जो सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं इस फ्लूइड में, इसको हम कहते हैं साइट्स। सो बेसिकली व्हाट डू यू मीन बाय साइट्स? साइट्स मीन सेल्स, okay। The lymph cells are called as what? Lymphocytes, which are divided into two types, the B lymphocytes and the T lymphocytes. फॉर योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें इस तरीके से हम इसे याद रख सकते हैं कि बी लिम्फोसाइट्स कहाँ मिलते हैं? बी लिम्फोसाइट्स कौन से रिस्पॉन्स में मिलेंगे? ह्यूमरल रिस्पॉन्स में मिलेंगे, इम्यून रिस्पॉन्स। वी हैव टू टाइप्स ऑफ इम्यून रिस्पॉन्सेस। इम्यून किस तरीके से एक पर्टिकुलर इन्फेक्शन को, डिजीज को, पैरासाइट को, ठीक है, एनीथिंग जो भी हमारे अंदर पैथोजन है उसे किस तरीके से डील करता है, रिस्पॉन्ड करता है और किस तरीके से उसे इरेडिकेट करने के लिए फाइट करता है, वो दो रिस्पॉन्सेज अलग टाइप में बटे हुए हैं, जिसके अंदर पहला होता है ह्यूमरल रिस्पॉन्स, ठीक है, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, एंड द सेकंड टाइप इज योर सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। तो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स में मेजर रोल किसका होता है? टी लिम्फोसाइट का होता है। सो CMI एंड यू हैव ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, HIR, ठीक है, एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी, HI and CMI, ठीक है। तो ये दो तरीके के लिम्फोसाइट समझ आ गए, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट इज द बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस, the B lymphocytes produce, the B lymphocytes produce an army of proteins in response to pathogen into our blood। अब ये जो B lymphocytes है ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये कैसे होते हैं? तो ये आर्मी ऑफ प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं। मतलब कि हियर सपोज इफ देयर इज अ पैथोजन ओवर हियर, इस तरीके से पैथोजन है ये, ठीक है, तो इसके आसपास एंटीबॉडीज क्रिएट हो जाएगी। लेट्स ड्रॉ इट विद द कलर ऑफ येलो। ऑलराइट, तो सपोज हमने क्या किया है, ये एक पैथोजन है, इसके आसपास जो आर्मी क्रिएट हो रही है, ये किसकी आर्मी है? एंटीबॉडीज की आर्मी है। एंटीबॉडीज कौन क्रिएट कर रहा है? इन सबको क्रिएट करने वाला कौन है? बी लिम्फोसाइट है। तो बी लिम्फोसाइट्स ऐसे इम्यून सेल्स है, ऐसे लिम्फोसाइट्स है, लिम्फ सेल्स है, जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं? आर्मी ऑफ प्रोटीन्स। इस तरीके से पूरी आर्मी क्रिएट हो जाती है इन रिस्पॉन्स टू अ पैथोजन इनटू अ ब्लड। ये पूरे ब्लड में, मतलब सब जगह, ब्लड इज लाइक अ रोड, ठीक है, इट इज अ होल सिटी, जिसके अंदर हर जगह आर्मीज को स्प्रेड कर दिया जाता है टू फाइट विथ वेरेवर यू विल सी अ पैथोजन। The B lymphocytes produce an army of proteins in response to pathogens in our blood to fight with them. These proteins are called antibodies. तो ये जो particular antibodies होते हैं, basically ये क्या होते हैं? These are proteins.
ठीक है। हाउ वी नो दीज आर प्रोटीन्स, क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसमें हमें क्या मिला है, दीज आर प्रोटीन्स। व्हाई आर दीज कॉल्ड एज प्रोटीन्स, बिकॉज इनके जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसके अंदर हमें पेप्टाइड बॉन्ड्स मिले हैं, इनके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं, और बेसिकली पेप्टाइड बॉन्ड्स किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, पेप्टाइड चेन्स में प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली जो एंटीबॉडीज होती है वो कुछ नहीं बल्कि पेप्टाइड, कुछ अलग अलग पीसेस के पेप्टाइड चेन्स होती हैं जो मिला के क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है। यहाँ पर उसका स्ट्रक्चर दिया है, एज यू कैन सी इट वेरी क्लियरली। ये एक प्रोटीन है, जो एंटीबॉडी है वो इस शेप में होती है, दिस इज जस्ट अ कार्टून स्ट्रक्चर, नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस, ठीक है। ये इस शेप में होती है जिसके अंदर 4 पेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट होती है। व्हाट आर द 4 पेप्टाइड चेन्स ओवर हियर, as we can see it very clearly? Look here, this is the first chain, this is the first and the second chain, these are 2, you can see these are longer chains, ये आप लोग को लेंथ वाइज लॉन्गर दिख रही है, और ये वाली है स्मॉलर चेन्स। तो ये कैसी हो जाएगी, सिंस इट इज स्मॉलर, मतलब कम मॉलिक्यूल्स होंगे इसके अंदर मॉलिक्यूल्स कम होंगे, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे, दैट मीन्स कि ये कैसी हो जाएगी, लाइट चेन हो जाएगी। सो दिस विल बिकम योर लाइट चेन and these will become your heavy chain. So we have 2 heavy chains and 2 light chains. ठीक है, that becomes that now finally we can see how many peptide chains are present in a single antibody. 4 peptide chains are present in a single antibody. You can see it very clearly from here. It is written in your textbook. These proteins are called antibodies. The T cells themselves do not secrete antibodies. ठीक है, so these proteins are called antibodies. The जो T cells होते हैं इनका क्या काम होता है, क्या ये भी antibodies क्रिएट करते हैं अगेंस्ट अ पैथोजन और अ पैरासाइट? नहीं, ये antibodies क्रिएट नहीं करेंगे, ये क्या करेंगे, they will help, ठीक है, they will help B cells to produce antibodies. ठीक है, तो बेसिकली antibody is mainly produced by B cells, जिसको हेल्प कौन कर रहे हैं, T cells हेल्प कर रहे हैं, that means T lymphocytes हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, do not secrete antibodies but help in B cells to produce them. Alright, each antibody molecule has 4 peptide chains. कितनी peptide chains मिल रही है, as we have discussed it over here? 4 peptide chains मिल रही है, 2 small light chains, 2 small light chains and 2 longer heavy chains. Hence an antibody is represented as H2L2. बहुत इजी है याद रखने के लिए, YH2 बिकॉज हैवी चेन्स कितने हैं, 2 है, YL2 बिकॉज लाइट चेन्स कितने हैं, 2 है। ये पूरा इसका क्या हो जाता है, एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो जाता है। केमिस्ट्री में जैसे हम पढ़ते हैं कोई भी केमिकल का एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है, लाइक वी हैव CH4 फॉर मीथेन, तरीके से हमारे पास में H2L2 हो जाता है फॉर द प्रोटीन that is the antibodies which is secreted by whom, which is produced by whom, it is produced from the B lymphocytes. And who helps in production of this, who helps B cells to produce such kind of antibodies, T cells help कर रहे हैं। ठीक है, so different types of antibodies are produced in our body. अलग अलग तरीके के antibodies होती है। antibodies में भी मतलब जो फौज है उनका भी अलग अलग डिपार्टमेंट दिया हुआ है। we are saying कि antibody क्या है, एक तरीके से एक आर्मी क्रिएट करता है, राइट। जो B cells है वो क्या क्रिएट करती है, आर्मी क्रिएट करती है। तो बेसिकली ये एक एक सोल्जर्स है, जो एंटीबॉडीज है सिंगल सोल्जर होते हैं। तो ये सोल्जर्स जो होते हैं इनको एक डिपार्टमेंट फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, सो विल डिस्कस इट ओवर हियर। जो सोल्जर्स हैं उन्हें एक डिपार्टमेंट फिक्स कर दिया गया है, लाइक वी हैव IgA, ओके, फर्स्टली वी हैव IgG, IgA, IgM एंड IgE। क्यों मैं इस तरीके से आप लोग को लिखा रही हूँ, ये आप लोग का जो सीक्वेंस है इस तरीके से टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, लेकिन वी विल बी लर्निंग इन दिस मैनर बिकॉज यू कैन सी इट वेरी क्लियरली ओवर हियर। ये वर्ड क्या बना रहा है, गेम। तो सब में IG तो कॉमन है, लेकिन याद करने के लिए जो 4 एंटीबॉडीज आप लोग को टेक्स्ट बुक में दिए हैं, चारों आप लोग को याद रखना है। और क्योंकि आप लोग को ये नाम में से पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्यूनोग्लोबिन। IG क्या है, इम्यूनोग्लोबिन है। व्हाट डू यू मीन बाय IG, इम्यूनोग्लोबिन, ग्लोबिन रिलेटेड टू the globin molecules that we see for the antibodies, और immuno मतलब related to immune। तो immune के जो globins होते हैं, proteins होते हैं, these are called as IG। तो IgG सबसे पहले आ जाता है। ठीक है, इसको हम कैसे याद रखेंगे, GAME, गेम। इस वर्ड को हम अपना शॉर्टकट ट्रिक बना के याद रखेंगे। अब IgG का क्या काम है, ये क्या करता है, इट विल बाइंड टू अदर ऑर्गेनिज्म जो पैथोजन है। जैसे कि अगर बॉडी में कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, फॉर एग्जांपल इफ आवर बॉडी गेट्स अटैक्ड विद बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो मतलब ब्लड में क्या घूम रहा होगा, बैक्टीरियाज होंगे, वायरसेस होंगे, दैट इज वायरल इन्फेक्शन। तो उस केस में IgG अपना रोल प्ले करेगा। IgG एक ऐसे इम्यूनोग्लोबिन होते हैं, ये ऐसे एंटीबॉडीज होते हैं जो किस काम आते हैं, वायरल इन्फेक्शन में काम आते हैं। ठीक है, दे विल binds to the pathogen,
डायरेक्टली पैथोजन के साथ में फाइट करते हैं, दीज आर आईजीजी। नेक्स्ट आ जाता है आईजीए। आईजीए मोस्ट अबंडेंट है, ये फर्स्ट पॉइंट याद रखना है। दे आर द मोस्ट अबंडेंट इन अ ह्यूमन बॉडी, सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। और ये क्या काम होता है इनका, क्या रोल होता है, क्या फंक्शन है इनका, तो दे गेट अटैच, दे डिफेंड, इनको एक डिपार्टमेंट दिया हुआ है, दे विल डिफेंड विच पार्ट, दे विल डिफेंड द म्यूकोजल लाइनिंग वेर एवर इन अवर बॉडी देयर इज म्यूकोजल लाइनिंग, ठीक है। म्यूकोजल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, ऐसी स्किन लेयर होती है जहां पर म्यूकोजा है। व्हाट इज म्यूकोजा? दिस पार्ट ऑफ द स्किन इनसाइड अवर बॉडी जहां पे क्या है, म्यूकस रिलीज होता है, लाइक यू हैव योर ट्रैकेल रीजन, ठीक है। आप लोग का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर जो आप लोग का इनहेल करने के बाद में नेजल पैसेज के बाद जो ट्रैकिया आता है, दैट इज लाइंड विथ व्हाट, म्यूकोजल एपिथेलियम। द इसोफेगस इज लाइंड विथ व्हाट, म्यूकोजल एपिथेलियम, ठीक है। तो ये सारे म्यूकस रिलेटेड। इन अवर स्टमक वी हैव अगेन अ लाइनिंग ऑफ म्यूकोसा एंड अगेन इट इज सीन इन द फैलोपियन ट्यूब इन द यूटरस, ठीक है। तो अबाव द यूटरस, तो ये सारी ऐसी जगहों पर जहां पर भी म्यूकस कोटिंग होती है अबाव द एपिथेलियम, ऐसी जगह पर, बिकॉज ये ज्यादा सस्पिशियस होती है, सस्पेक्टेड होती है फॉर एनी काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशन, एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन यहाँ पर जल्दी हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर जो इम्यूनोग्लोबिन सबसे ज्यादा डिफेंड करते हैं वो कौन से होते हैं, आईजीए होते हैं। तो इट विल डिफेंड म्यूकोजल सर्फेसेस और ये सबसे ज्यादा अबंडेंट होती है। ये 2 पॉइंट है, ज्यादा पॉइंट्स नहीं याद रखने हैं आईजीएम के अंदर और आईजीए के अंदर क्या है, ऐसे डीप में कुछ भी नहीं याद रखना। आप लोग को सिर्फ एक बेसिक ओवरव्यू याद रखना है कि ये 4 आप लोग को इम्यूनोग्लोबिन दिए हुए हैं, दैट मींस इनके फंक्शंस आप लोग को एक ओवरव्यू, एक रफ एंड टफ आप लोग को याद होना चाहिए। आईजीएम का क्या काम है, ये आईजीएम जो है प्राइमरी रिस्पॉन्स में काम आता है। आई होप आप लोग ये सब चीज नोट कर रहे होंगे। प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या होता है, हैव वी डिस्कस्ड प्राइमरी रिस्पॉन्सेस, जो रिस्पॉन्स फर्स्ट टाइम क्रिएट होता है, जो फर्स्ट टाइम एंटीबॉडीज जिस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है जब वो फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन के कांटेक्ट में आती है, दैट मींस फर्स्ट टाइम अगर पोलियो हो रहा है, फर्स्ट टाइम निमोनिया हो रहा है, फर्स्ट टाइम कोई न्यू बैक्टीरिया के साथ में, कॉमन कोल्ड के साथ में कॉन्टैक्ट में आते हैं, हम इन्फेक्टेड होते हैं, तो वो टाइम पे जो प्राइमरी रिस्पॉन्स, जो रिस्पॉन्स क्रिएट होता है, दैट इज योर प्राइमरी रिस्पॉन्स। और ये टाइम पर जो सबसे ज्यादा एंटीबॉडीज एक्टिवेट हो जाती है और इनकी आर्मी, इनका डिपार्टमेंट एक्टिवेट हो जाता है, वो किसका डिपार्टमेंट है, आईजीएम का। बस इतना ही आप लोग को याद रखना है। उसके बाद में आईजीई लास्ट है। आईजीए मोस्ट इंपॉर्टेंटली एलर्जिक इन्फेक्शंस, ठीक है, और एलर्जिक रिएक्शंस, एलर्जीज, इन्फ्लेमेशंस वगैरह में इनका रोल होता है। तो ये एक आप लोग को ब्रीफली मैनर में आप लोग को इतनी चीजें याद रखनी है कि ये 4 इम्यूनोग्लोबिन्स किस तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं टू डिफेंड द होल बॉडी सिस्टम। ऑलराइट, सो यहां पर ये सारे चारों पार्ट्स, चारों इम्यूनोग्लोबिन्स हो जाते हैं। यू ऑल नीड टू नोट डाउन ईच एंड एवरी फंक्शन दैट आई हैव गिवन राइट नाउ। ओके, नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विथ IgA, IgM, IgE and IgG are some of them. ये सारे किस तरीके से रोल प्ले करते हैं हमने ये समझ लिया। A cartoon of an antibody is given in figure 8.4, ये भी हमने देख लिया। Because these antibodies are found in the blood, the response is also called as humoral immune response. जैसे मैंने बताया B cells को आप लोग एक इनडायरेक्ट वे में याद रख सकते हो कि B cells मतलब humoral immune response. Now what is humoral? Humoral मतलब tissue fluid, body fluid. Wait, humoral means humoral related to body fluid. और बॉडी में हमारे कौन सा फ्लूइड सर्कुलेट करता है, दैट इज ब्लड। तो ब्लड के अंदर जो भी एंटीबॉडीज क्रिएट हो रही है, दैट इज योर एंटीबॉडी क्रिएट हो रही है, दैट इज योर बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स क्रिएट कर रहे हैं, राइट। और इनके अंदर से जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है वो इम्यूनोग्लोबिन बेस्ड होगा, ठीक है। इम्यूनोग्लोबिन के सब टाइप्स निकल के आएंगे, एज वी ऑल नो, गेम हमने याद किया, GAME, ये सारे इम्यूनोग्लोबिन। अब ये कहां पर रन करते हैं, थ्रू आउट अवर बॉडी, इन अवर ब्लड। तो ये हो जाता है ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, क्योंकि ये पूरे ब्लड में सर्कुलेट होता है। दीज एंटीबॉडीज सर्कुलेट थ्रू आउट अवर बॉडी, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द 2 टाइप्स ऑफ अवर एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स। एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स हमने समझा है कि एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स क्या है, जो हम थ्रू आउट अवर लाइफ स्पैन हम उसे एक्वायर करते हैं जब भी हम कोई न्यू पैथोजन के कांटेक्ट में आते हैं। ये कोई भी नॉट स्पेसिफिक नहीं होता है, ये काफी स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर पैथोजन के लिए क्रिएट होता है, जो कि मेमोरी बेस्ड होता है। ये सब कुछ हम समझ चुके हैं कि ये एक्वायर्ड क्यों कहा गया है, और ये कैसा होता है, एंटीबॉडी मीडिएटेड होता है। यू ऑल कैन रिमेंबर सच स्मॉल थिंग्स, याद रख सकते हो। नेक्स्टली ये फर्स्ट हो गया, दैट वाज अवर ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, जो कि कैसा होता है, एंटीबॉडी मीडिएटेड। एंटीबॉडीज कौन क्रिएट कर रहे हैं, बी सेल्स, उनको हेल्प कौन कर रहा है, टी सेल्स। द सेकंड टाइप इज कॉल्ड सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। यहां पर कौन था, कौन मीडिएट कर रहा था, कौन लड़ रहा था, तो दैट वाज एंटीबॉडी, जिसको क्रिएट कौन कर रहा था, बी सेल्स। अब दूसरा वाला ऐसा रिस्पॉन्स है जिसके अंदर डायरेक्टली जो सेल्स है वो अपना रोल प्ले करेगी और इम्यून रिस्पॉन्स
एक्टिवेट होगा, ठीक है। तो ये कैसा हो जाता है, सेल मीडिएटेड। और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी CMI, द T lymphocytes mediate CMI। तो यहाँ पर डायरेक्टली सेल्स फाइट कर रहे हैं विद द पैथोजन और विद द अननोन फॉरेन पार्टिकल और द ऑर्गेनिज्म। जो भी फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन सेल, व्हाटएवर इट इज, जो भी फॉरेन पार्टिकल जो आपकी बॉडी को जो बॉडी में ऑलरेडी फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ नहीं प्रेजेंट है, कोई बाहर का फॉरेन पार्टिकल है, तो वो टाइम पे जो सेल्स रिस्पॉन्ड करते हैं, सेल्स डायरेक्टली फाइट करते हैं, उसे हम कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब यहां पर कौन सी सेल्स डायरेक्टली फाइट कर रही है, तो वो है टी सेल्स, ठीक है। तो यहां पर टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स अपने, ठीक है, एक्टिवेशन में आते हैं। वेरी ऑफन व्हेन सम ह्यूमन ऑर्गन्स लाइक हार्ट, ठीक है, कुछ ऐसे ऑर्गन्स की हम बात कर रहे हैं जैसे कि हार्ट, आई, लीवर, किडनी फेल टू फंक्शन सेटिस्फैक्टरली। जब हम देखते हैं ऐसे बहुत सारे केसेस है कि किडनी ट्रांसप्लांट करनी पड़ती है। वो क्यों करनी पड़ती है, बिकॉज किडनी का क्या हो गया है, मिसबैलेंस हो गया है, या फिर वो माल फंक्शनिंग कर रही है, ठीक है, वो सही से फंक्शन नहीं कर रही है। दे फेल टू फंक्शन सेटिस्फैक्टरली। ट्रांसप्लांटेशन इज द ओनली रेमेडी टू इनेबल द पेशेंट टू लीव अ नॉर्मल लाइफ। ट्रांसप्लांटेशन का क्या मतलब होता है, रिमूवल ऑफ द डैमेज्ड पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गन और अ बोन और अ स्किन विद द न्यू ग्राफ्ट, ठीक है। ग्राफ्ट का भी आप लोग को ये वर्ड आने वाला है आगे, ग्राफ्ट क्या होते हैं वो भी समझेंगे। तो ट्रांसप्लांटेशन बेसिकली क्या होता है, कोई भी चीज आप लोग को जो डैमेज हो गई है, लाइक फॉर एग्जांपल किडनी है, हार्ट है, आईज का बहुत जगह आई डोनेशन होता है, आई ट्रांसप्लांटेशन होता है। इफ दे फेल टू फंक्शन नाइसली एंड सेटिस्फैक्टरली, तब हम ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, ठीक है। पेशेंट टू लीव अ नॉर्मल लाइफ, देन अ सर्च बिगिंस, ठीक है। जैसे ही डॉक्टर कहता है कि ये आप लोग को ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, किडनी दोनों ही ठीक है माल फंक्शन कर रही है, वी रिक्वायर अ ट्रांसप्लांट, देन दैट मीन्स व्हाट, उसके बाद से हम क्या करते हैं, फाइनल डोनर सर्च करना शुरू करते हैं। व्हाई वी सर्च अ डोनर फॉर दैट, व्हाई वी नीड टू सर्च अ डोनर, because to find a suitable donor. Why is it that the organs cannot be taken from just anybody, किसी से भी, कि अभी now this person is in coma, he can die at any time, तो यहाँ से हम कोई भी ऐसे रैंडमली किसी भी पेशेंट से या फिर किसी भी डोनर से हम ले ले, ऐसा क्यों नहीं करते हैं, हम किसी से भी क्यों नहीं लेते हैं। What is it, ये क्वेश्चन आप लोग को एनसीईआरटी पूछ रही है, what is it that the doctors check, क्या चेक करते हैं डॉक्टर्स, यू ऑल शुड नो दिस कि डॉक्टर्स एक्चुअली क्या चेक करते हैं। डॉक्टर्स एक्चुअली ये चेक करते हैं कि इनका ब्लड टाइप क्या है, ऑलराइट, इनका ब्लड टाइप क्या है। दूसरा ये चेक करते हैं कि इनका टिश्यू का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, किस तरीके से टिश्यू स्ट्रक्चर है। सो दीज आर द थिंग्स दैट डॉक्टर चेक्स बिफोर अ ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है, कि ये ब्लड टाइप कैसा है, AB पॉजिटिव है, A पॉजिटिव है, B पॉजिटिव है, B नेगेटिव है, O पॉजिटिव है, ऑल दीज थिंग्स आर चेक। ग्राफ्ट्स, नाउ कम्स द कंसेप्ट ऑफ ग्राफ्ट्स। ये ग्राफ्ट्स क्या होते हैं, ग्राफ्ट्स एक ऐसे पीस ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गन, ऐसा पर्टिकुलर आप लोग का स्किन का पार्ट है या फिर ऑर्गन है या फिर बोन है, व्हाटएवर थिंग दैट इज गेटिंग रिप्लेस्ड, तो उसके रिप्लेसमेंट में जो लगा रहे हैं, वो डैमेज्ड ऑर्गन के, प्लांट बोन के या फिर ब्लड के रिप्लेसमेंट में जो हम लगा रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ग्राफ्ट्स। फ्रॉम जस्ट एनी सोर्स, मतलब किसी से भी उठा के हम नहीं ले सकते, लाइक एन एनिमल और एनी अदर प्राइमेट, बिकॉज वी बिलोंग टू व्हाट, वी बिलोंग्स टू प्राइमेट्स, वी कम अंडर प्राइमेट्स, और एनी अदर ह्यूमन बीइंग्स कैन नॉट बी मेड, किसी को भी हम ग्राफ्ट्स नहीं बना सकते, किसी के भी ऑर्गन्स का ग्राफ्ट्स ना, ठीक है, रिसीव नहीं कर सकते, सिंस द ग्राफ्ट्स वुड बी रिजेक्टेड सूनर और लेटर। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, बिकॉज हमारी बॉडी जो है वो इट विल नॉट बी फूल्ड, वी कैन नॉट फूल आवर बॉडी। हमारी बॉडी में एक बहुत ही सिस्टमैटिक वे में नेचर ने क्रिएट किया है, गॉड ने क्रिएट किया है, जिसके अंदर हमारी बॉडी जो है नेचुरली ये पता कर लेती है कि फॉरेन पार्टिकल क्या है। अगर कोई भी ऐसे रैंडमली किडनी या फिर बोन या फिर ब्लड हम इन्फ्यूज कर देंगे इन दैट बॉडी, तो क्या हो जाएगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम और किसी नहीं, वो पर्टिकुलर पेशेंट को ही होगी। टिश्यू मैचिंग, ब्लड ग्रुप मैचिंग आर एसेंशियल बिफोर अंडरटेकिंग एनी ग्राफ्ट ट्रांसप्लांट। ग्राफ्ट मतलब ट्रांसप्लांट, एंड इवन आफ्टर this the patient has to take immunosuppressants। इस suppressants का ये क्या मतलब होता है, what do you mean by immunosuppressants? ऐसी चीजें, ऐसी मेडिसिन, ऐसे इन्फ्यूजन्स जो क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं। इम्यून सिस्टम सप्रेस होता है इनकी वजह से, ठीक है, सप्रेस करने के लिए, what do you mean by सप्रेस, उनके इम्यून सिस्टम उनका ठीक है दबाने की कोशिश करते हैं कि उनका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट ना हो जाए, ठीक है। तो एट दैट टाइम अगर हम इम्यूनोसप्रेसेंट्स नॉर्मल डे लाइफ में अगर लेंगे, देन वी विल गेट प्रोन टुवर्ड्स इन्फेक्शंस एंड अदर
द न्यू डिजीजेज वेरी इजीली। क्यों? क्योंकि हमारा जो इम्यूनिटी है काफी ज्यादा सप्रेस हो गया, उसका एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गया है। दैट इज वाई हम इम्यूनोसप्रेसेंट्स नॉर्मली कोई नहीं लेता है। एलर्जिक इन्फेक्शंस पे लिया जाता है या तो फिर आफ्टर ट्रांसप्लांट, ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिव मेजर्स के लिए इम्यूनोसप्रेसेंट्स दिए जाते हैं। टिश्यू मैचिंग हो जाता है, ब्लड ग्रुप मैचिंग, दीज आर द टू फैक्टर्स दैट हैज टू बी काउंटेड एंड हैज टू बी चेक्ड बिफोर अ ट्रांसप्लांटेशन टेक्स प्लेस, ठीक है, दे आर एसेंशियल बिफोर अंडरटेकिंग एंड इवन आफ्टर दिस द पेशेंट हैज टू टेक immunosuppressants. You all understood why we are taking immunosuppressants? Because we are entering a new skin or our new part of an organ or a bone from a human which is not directly related to that particular person, ठीक है, all his or her life. The body is able to differentiate self and non-self. तो ये जो body का जो response निकल के आता है ऐसे conditions में, ऐसे cases में, ये हमें prove करता है कि हमारी body ये चीज एग्जामिन कर सकती है कि कौन सी सेल्फ पार्टिकल्स है जो हमारी बॉडी में फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ प्रेजेंट है और कौन सी नॉन सेल्फ है, मतलब कि जो न्यूली एडमिट हुई है बॉडी के अंदर। द सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन। डायरेक्ट एमसीक्यू फ्रॉम दिस पार्ट, सो मार्क इट, ठीक है, राइट हियर, यू हैव टू राइट हियर, राइट दिस IMP. You all are supposed to write here IMP because direct MCQ from here I can see the cell mediated immunity is responsible for the graft rejection, ठीक है। तो या फिर इस तरीके से आ सकता है cell mediated immunity responsible for dash, which kind of thing? तो graft rejection is the answer. We can say dash response is responsible for the graft rejection. What is responsible? CMI, response is responsible. Nextly, we are going to start with active and passive immunity. Now, what is active and what is passive immunity? बहुत easy है, ये दूसरा बेसिस है। जैसे मैंने बताया था, आप लोग के पास में एक बेसिस होता है जिसके अंदर हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी समझ रहे हैं, ठीक है। ये भी एक्वायर्ड होती है जो हमें दूसरों से मिलती है, ठीक है, हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं होती है और ये अनस्पेसिफिक नहीं होती है। ऑलराइट, व्हेन अ होस्ट इज एक्सपोज्ड टू एंटीजेंस, when a host is exposed to antigens which may be in form of living or dead microbes, ठीक है, जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स हो जाते हैं, डेड माइक्रोब्स होंगे या फिर डस्ट पार्टिकल्स हो जाते हैं जो फॉरेन पार्टिकल्स में इंक्लूडेड है, या फिर वो लिविंग होंगे जैसे कि कोई पैरासाइट है, कोई पैथोजन है, बैक्टीरिया है, फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, कोई वायरल इन्फेक्शन है, या फिर कोई डेड माइक्रोब्स है, ठीक है, दे और द अदर प्रोटीन्स, ठीक है, एंटीबॉडीज और अदर प्रोटीन्स, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन द होस्ट बॉडी, एंटीबॉडीज तो प्रोड्यूस होगी ही। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी। जब कोई टाइम पर कोई ऐसे पर्टिकुलर कंडीशन जहां पर न्यू पैथोजन या फिर फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी में इन्फ्यूज हो रहा है या फिर कोई सोर्स के थ्रू कंटामिनेट कर रहा है, हमें इन्फेक्ट कर रहा है, वो टाइम पे जो सेल्स क्रिएट करते हैं इम्यूनिटी, वो वाली टाइप की इम्यूनिटी को क्या कहते हैं? एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। क्यों इसे एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी मेहनत करती है इस पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट लड़ने के लिए और एंटीबॉडी क्रिएट करती है। आर्मी को हमारी एंटीबॉडी क्या कर रही है? क्रिएट कर रही है। एक्टिव मतलब आर्मी इज मेड इनसाइड आवर बॉडी, इट इज प्रोड्यूस्ड, इज मेड इनसाइड आवर बॉडी। और कौन प्रोड्यूस कर रहा है इस पर्टिकुलर एंटीबॉडीज और ये आर्मीज को? बी सेल्स, ऑफ कोर्स बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये एक्टिव इम्यूनिटी वो टाइप की इम्यूनिटी होती है जो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस हो रही है अगेंस्ट अ पर्टिकुलर इन्फेक्शन, ठीक है। एक्टिव इम्यूनिटी इज स्लो एंड इट विल टेक टाइम डेफिनेटली, क्योंकि हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है, वो प्रोडक्शन में प्रोसेस में टाइम जाएगा, तो इट विल डेफिनेटली टेक टाइम, उसको एनालिसिस करने में टाइम जाएगा, राइट, और उस रिलेटेड उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के आर्मीज को आगे भेजने के लिए टाइम तो जाएगा, ठीक है। ये स्लो होता है रिस्पॉन्स एंड इट विल टेक टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स, ठीक है। इंजेक्टिंग द माइक्रोब्स डेलिबरेटली ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन मैंने क्या बताया है? वैक्सीनेशन के टाइम पर जो पर्टिकुलर हम इंजेक्ट करते हैं उसके अंदर या तो ठीक है डीनेचर्ड पैथोजन होते हैं या हाफ किल्ड, डीनेचर्ड मतलब हाफ किल्ड पैथोजन होंगे या तो फिर फुल्ली किल्ड पैथोजन होते हैं। बेसिकली वो क्या हो गया? दोनों ही फॉरेन पार्टिकल्स हो गए, फॉरेन ऑर्गेनिजम्स हो गए, जिसके अगेंस्ट लड़ने के लिए हमारे बॉडी जो है आर्मीज क्रिएट करती है। सो इंजेक्टिंग द माइक्रोब्स, whatever type of microbes we are injecting, whether it is half killed or it is fully killed, it is a microbe anyways, ठीक है। So ये deliberately हम inject करते हैं during immunization, और infectious organisms gaining access into our body, कोई भी तरीके से हमारे बॉडी में इन्फेक्शन हो रहा है during natural infection, induce active immunity। active immunity का condition याद रखना है, at the time of immunization, at the time of vaccination, active immunity आती है। active immunity का क्या मकसद होता है? हमारी बॉडी में उस पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट
अगेंस्ट आर्मी प्रोड्यूस होती है उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की। जैसे कि फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स में कौन सा आईजी काम आता है, आईजीएम प्रोड्यूस होता है, एक्टिवेट होता है। तो ये सारे जो प्रोडक्शन और जो प्रोसेस का टाइम जा रहा है हमारे बॉडी के अंदर, जिसको हम क्या कहलाते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी कहेंगे। और ये कैसी होती है, पैथोजन स्पेसिफिक होती है। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप लोग के प्राइमरी रिस्पॉन्स है तो आप आईजीए को, आईजीई को नहीं भेजोगे। प्राइमरी रिस्पॉन्स है तो आईजीएम अबंडेंट नंबर में होना चाहिए, अबंडेंट अमाउंट में होना चाहिए। ठीक है, तो हर एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट दिया गया है फॉर अ पर्टिकुलर पैथोजन। ठीक है, दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज, ठीक है, स्पेसिफिक इम्यूनिटी। इट इज स्पेसिफाइड फॉर दैट पर्टिकुलर पैथोजन। ओके, ड्यूरिंग नेचुरल इन्फेक्शन इंड्यूस active immunity when ready-made antibodies are directly given to protect the body against foreign agents. Now read this very carefully कि हमारी बॉडी में जब ठीक है डायरेक्टली हम ऑलरेडी जो मेड है, ठीक है, रेडीमेड है, ठीक है, ऐसी एंटीबॉडीज को हम जब इंजेक्ट कर रहे हैं कोई भी वे से, कोई भी सोर्स से अगर हम हमारी बॉडी में इन्फ्यूज कर रहे हैं, ठीक है, और ये कैसी एंटीबॉडीज है, टू रिमेंबर सच थिंग्स, कि कैसी है, रेडीमेड है। हमारी बॉडी को इसके अंदर प्रोडक्शन में टाइम नहीं देना पड़ेगा, हम रेडीमेड एंटीबॉडीज दे रहे हैं टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट फॉरेन एजेंट्स। इट इज कॉल्ड एज पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी में कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, बॉडी को अपने आप ही जो है रेडीमेड एंटीबॉडीज प्रोवाइड हो जाती है। डू यू नो व्हाई मदर्स मिल्क इज कंसिडर्ड वेरी एसेंशियल फॉर द न्यू बॉर्न इन्फेंट? व्हाई इज इट ऑलवेज सेड कि फॉर न्यू बॉर्न इन्फेंट फॉर्मूला मिल्क शुड नॉट बी सप्लाइड? व्हाई? बिकॉज इन फॉर्मूला मिल्क वो टाइप की, उस पर्टिकुलर इम्यूनोग्लोबिन्स की एंटीबॉडीज उतने अमाउंट में नहीं मिलेगी और उतने अबंडेंटली नहीं मिलेगी जो मदर्स मिल्क के कोलेस्ट्रॉल में मिलती है। ड्यूरिंग द फ्यू इनिशियल डेज देयर इज अ, ठीक है, लिक्विड प्रेजेंट इन द मदर्स मिल्क व्हिच इज कॉल्ड एज कोलेस्ट्रॉल, व्हिच इज filled with a large amount of antibodies. ठीक है, which antibody is seen over there? It is written over here IgA. ये abundant amount में present होती है in the colostrum. The yellowish fluid colostrum secreted by mother during the initial days of lactation has abundant antibodies to protect the infant. So that is why it is said that during the initial days of infants, mother's milk or lactation is really very important. The fetus also receives some antibodies from their mother through the placenta. तो दो ways में ready-made antibodies मिल रही है. So basically we have two ways to provide the ready-made antibodies in a human, either from the colostrum, that is through the mother, or from the placenta during pregnancy. So placenta, what is the placenta? The covering or the bag, ठीक है, in which from which the infant or the growing baby gets the nutrition from. जो placenta होता है basically उसके through nutrition और food provide होता है और जो waste material है वो excrete होता है. So वही placenta के through immunoglobulins that are nothing but the immunity भी provide होती है to the growing infant. These are some examples of passive immunity. Now passive immunity में कैसे आ जाएंगे? Passive immunity includes all the ready-made antibodies, and active immunity में it includes all the antibodies which are created and produced in the body itself because of the B cells, which works, ठीक है, टू प्रोड्यूस दैट काइंड ऑफ आर्मी अगेंस्ट अ स्पेसिफिक पैथोजन। दोनों ही पैथोजन स्पेसिफिक है, लेकिन एक जगह बॉडी प्रिपेयर कर रही है जिसके अंदर जो स्लो प्रोसेस होगा, व्हाई? बिकॉज बॉडी इज प्रिपेयरिंग फॉर द रिस्पॉन्स एंड इट कुड बी फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स और द सेकंड टाइम रिस्पॉन्स, एंड दस इट इंक्लूड्स व्हाट इट इज सेड एज एक्टिव इम्यूनिटी। सेकेंडली वी हैव पैसिव इम्यूनिटी। इन पैसिव इम्यूनिटी रेडीमेड एंटीबॉडीज आर इंजेक्टेड इन विच द रिस्पॉन्स का जो टाइम होता है वो कम हो जाता है, मतलब फटाफट से रिस्पॉन्स फास्ट होगा। व्हाई? बिकॉज वी आर गिविंग दी ready-made, already prepared antibodies to the person directly. Now another example, third example, दो आप लोग को यहाँ पे दिए हुए हैं, एक तो कोलेस्ट्रॉम और दूसरा प्लासेंटा के थ्रू जो बेबी को मिलता है. थर्ड एग्जाम्पल आई एम गिविंग एट द टाइम ऑफ स्नेक बाइट. एट द टाइम ऑफ स्नेक बाइट जो इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है, एट द टाइम ऑफ स्नेक बाइट जो इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है वो बेसिकली कौन सी होती है? इसके अंदर हम क्या एक्चुअली दे रहे होते हैं, जो वीनम हुआ है उसके अगेंस्ट काम करने की एंटीबॉडी की फ्लूइड हम इसके अंदर इंजेक्ट करते हैं इन दैट पर्टिकुलर विक्टिम. तो ये एंटीबॉडीज की जो फ्लूइड हम इसके अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं, ये कैसे होते हैं? ये रेडीमेड प्री प्रिपेयर्ड होते हैं. तो बेसिकली ये प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज होती है जो हम विक्टिम के स्किन में इन्फ्यूज करते हैं बिकॉज ऑफ द स्नेक बाइट. एंड एट दैट टाइम हमारी बॉडी को टाइम यूटिलाइज नहीं करनी पड़ती है, टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ता है टू प्रिपेयर दैट एंटीबॉडी, बिकॉज वी आर इंजेक्टिंग व्हाट काइंड ऑफ एंटीबॉडी? प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज. ठीक है, ऑलरेडी मेड. ठीक है, एंटीबॉडीज हम इसके अंदर इंजेक्ट करेंगे टू रिड्यूस द टाइम स्पेन, एंड इससे क्या होगा? फटाफट से रिएक्ट होगा और स्नेक बाइट का विनम स्लो प्रोसेस करेगा.
Okay, so this was all about today's lecture. We have done active immunity, passive immunity, the second type, the second basis on which the immunity has been divided in acquired immunity, which we saw. The first one was humoral immunity, humoral based immunity and the cell mediated immunity. तो आज के lecture में immunity पूरा complete हो गया. Next will be starting inshallah with vaccination and immunization. Okay, till then, goodbye.